फ्रेंड्स, मैं हूं महावीर गुर्जर। मैं आपको आज कुछ चीज़ें नीति शास्त्र के बारे में कुछ चीज़ बताऊंगा। मतलब ये आरएस, आईएएस और राज्य के अन्य राज्यों के लोकसेवा सर्विस में क्यों लागू किया गया नीति शास्त्र को। सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये लगभग 6 से 7 साल पहले की बात है, जब ब्यूरोक्रेसी यानी कि आईएएस और आरएस में से इंटरव्यू चुनीज कर कैंडिडेट चुनीज कर, जब जैसे कि राज्य में हमारे आरएस के लेवल में तो राज्य में जाती है अकेडमी में, और आईएएस के लेवल में जब वो मैसूर अकेडमी यानी कि लबासना में पहुंचते, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में पहुंचते, तब वहाँ से एक रिपोर्ट आती है ब्यूरोक्रेसी के पास कि आप जो कैंडिडेट चुन के भेज रहे हो ना, वो बाकी के मामले में तो उससे अच्छे हैं, लेकिन प्रशासनिक नीति शास्त्र यानी प्रशासनिक इथिक्स के मामले में बहुत कमज़ोर है। इसी के अनुसार जब ब्यूरोक्रेसी ने विचार करके ये पेपर लागू किया कि हम आईएएस बनाने के लिए वहाँ से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत क्यों, हम अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दें। मतलब इसलिए आईएएस की ट्रेनिंग अभी से शुरू हो जाती, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, उसी अनुसार शुरू हो जाती है आईएएस की ट्रेनिंग। तो नीति शास्त्र है क्या। नीति शास्त्र का अर्थ होता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं बाकायदा वो कार्य सही है या गलत है। नीति शास्त्र को अपनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो नीति शास्त्र में सही और गलत में ये राय देता है, अच्छे या बुरे, भले या खराब में। मतलब भला कौन है या बुरा कौन है, उसी में फर्क करने की एक आदर्शात्मक विज्ञान है। ये एक आदर्शों पर आधारित साइंस है, मतलब आदर्शात्मक विज्ञान है नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र का मतलब होता है, अंग्रेजी मतलब होता है इथिक्स। अब इथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक इथिकोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज को जो हम फॉलो करते हैं। और इथिक्स शब्द के समांतर शब्द है मोरलिटी, उसी ग्रीक भाषा के मोरस से बना, उसी का अर्थ होता है रीति रिवाज। अब इथिक्स जहाँ सैद्धांतिक है, वही मोरलिटी क्या है, व्यवहारिक है। सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत दिए जाते हैं, व्यवहारिक को मतलब मोरलिटी को मतलब व्यवहार में लिए जाते हैं, वो शब्द आए जाते हैं मोरलिटी में। अब नीति शास्त्र की मान्यता और नीति शास्त्र से पहले हम पढ़ते हैं नीति शास्त्र से किसको शामिल किया जाए, किसको बाहर रखा जाए। इसलिए नीति शास्त्र उसको बाहर रखा जाए जो समाज में नहीं रहता है, एक तो उसे बाहर रखा जाता है। एक 7 वर्ष से कम आयु का बच्चे को बाहर रखा जाता है, और एक अनिच्छित कार्य, उसे एक दबाव में किए गए कार्य, उसे भी नीति शास्त्र से बाहर रखा जाता है। और तीसरा एक पागल व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं सुनता, यानी अच्छे बुरे भले में कोई फर्क करना नहीं जानता, उसे नीति शास्त्र से बाहर रखा जाता है। अब नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता का मतलब है कि आपको नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता का मतलब है संकल्प की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ वेल का मतलब है कि जो कार्य होता है वो नियति की इच्छा से नहीं होता, अर्थात भगवान की इच्छा से नहीं होता, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। यानी कि भगवान को भूल जाओ इस वर्ल्ड में। नीति शास्त्र कहता है कि आप भगवान की इच्छा पर नहीं, आप अपनी इच्छा पर हो। इसलिए संकल्प स्वतंत्रता का मतलब होता है नियतिवाद को स्वीकार नहीं किया जाए, यानी कि नियतिवाद का अर्थ होता है कि जो कार्य होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, ना कि आपकी इच्छा से। अब संकल्प स्वतंत्रता कहती है कि जो कार्य होता है वो ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि आपकी इच्छा से होती है। इसलिए जो कार्य आपने किया उसी की जिम्मेदार आप खुद हो, ना कि ईश्वर है। इसलिए नीति शास्त्र की संकल्प स्वतंत्रता कहती है कि आप ईश्वर को भूलकर अपने कार्य के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। जैसे कि आपने जो अच्छा कार्य किया वो सम्मान मिलेगा, वो आप उसी के पात्र हो, और जो आपने बुरा कार्य किया वो उसी दंड मिलेगा, तो आप उसी के पात्र हो। इसलिए नीति शास्त्र की संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि नियतिवाद को नकारा जाना चाहिए। अब नीति शास्त्र की विशेषता क्या होती है। अब नीति शास्त्र की सबसे पहले विशेषता आती है कि ये सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, यानी कि सापेक्ष यानी समान रूप से, और वस्तुनिष्ठ यानी अलग अलग, यानी कि हर समाज में नीति शास्त्र के नियम अलग अलग होते हैं हर समाज में, और ये इसलिए इसे सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा कहा जाता है। जिस प्रकार एक समाज के रीति रिवाज अलग होते हैं और दूसरे समाज के रीति रिवाज अलग होते हैं, उसी प्रकार ये सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। अब दूसरी विशेषता होती है ये एक अर्जित की हुई अवधारणा, यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो परिवार के संपर्क में आता है, फिर समाज के संपर्क में आता है, फिर शैक्षणिक संस्थानों के संपर्क में आता है। इसलिए वो अर्जित करता है, उन्हीं के मूल्य अर्जित करता है। जिस प्रकार परिवार से मिलने वाले मूल्यों में क्या है, माता से मिलने वाले मूल्य है ममता, स्नेह, प्यार, किसी दूसरे की चीज़ को हक नहीं जनाना, मतलब किसी दूसरे की चीज़ पर अधिकार ना जनाना, किसी दूसरे की मदद करना। पिता से मिलने वाले मूल्य, पिता से क्या मूल्य मिलते हैं हमें, जैसे कि सहनशीलता, कठोर परिश्रम करना, दूसरों की खुशी से हमें नहीं जलना। उसी प्रकार पिता से
ये मूल्य मिलते हैं। और आज फादर्स डे है, फादर्स डे के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। जब पिता और सूरज दोनों डूबते हैं तो चारों तरफ, फादर का मतलब जब सूर्य और सूरज दोनों डूबते हैं तो चारों तरफ अंधकार हो जाता है। वही स्थिति फादर की है। फादर सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जो अपना बलिदान देकर, अपना परिश्रम देकर आपको सक्सेस बनाता है। इसलिए आप सभी को फादर डे की शुभकामना मित्रों। तो हम नीति शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी विशेषता है ये एक क्या है, गत्यात्मक उदाहरण, हमें परिवार के मूल्य सीख लिए। भाई बहन से मिलने वाले मूल्य क्या है, बंधुता, स्नेह, प्यार और जात, भाई भतीजावाद, ये नकारात्मक मूल्य उनके। लेकिन भाई बहन से मिलने वाले सकारात्मक मूल्य क्या है, स्नेह रखना, बंधुत्व बढ़ाना। अब तीसरी बात है कि परिवार से मिलने वाले नकारात्मक मूल्य कौन से हैं, कि जैसे भाई भतीजावाद, जाति, उपजातिवाद, ये परिवार से नकारात्मक मूल्य मिलते हैं। अब समाज से मिलने वाले मूल्य जैसे कि हमें सभी को सहयोग, सहृदय भावना से एकजुट होकर प्रयास करना, ये समाज से हमें मूल्य मिलते हैं। और समाज से नकारात्मक मूल्य क्या मिलता है, भेदभाव करना। और तीसरी चीज़ है शैक्षणिक संस्थानों से, जो बच्चे का बाल रूप से विकास तो होता है लेकिन साधारणतः रूप से उसका विकास आर्थिक रूप से नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा का हमें व्यापारीकरण कर दिया। शिक्षा का भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है। इसलिए परिवार यानी कि सामान्य शिक्षण संस्थानों में बच्चे का पूर्ण रूप से विकास तो होता है लेकिन वो कुछ चीज़ें भूल जाता है, कुछ चीज़ें नहीं सीखता है। इसलिए शिक्षा का हमारे देश में सामाजिकरण हो चुका है। तीसरी चीज़ है गत्यात्मक अवधारणा, यानी कि गत्यात्मक को मतलब होता है ये गतिशील अवधारणा, यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेती है। मतलब एक पीढ़ी के मूल्य दूसरी पीढ़ी को कभी भी हस्तांतरण नहीं करती, यानी कि एक पीढ़ी के मूल्य दूसरी पीढ़ी के मूल्य को अपने आप में क्या परिवर्तित कर देते हैं। एक पीढ़ी के मूल्य कभी दूसरी पीढ़ी के मूल्य से समान नहीं होते। जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों के मूल्य हमें प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जैसे रहन सहन वो हमें प्राप्त नहीं होते। जैसे बुजुर्ग क्या पहनते थे, हम क्या पहनते हैं, उसी प्रकार ये गत्यात्मक अवधारणा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है निर्धारित तत्व, यानी कि नैतिकता के निर्धारित तत्व। क्या क्या नैतिकता के निर्धारित तत्व जो हम कार्य कर रहे हैं, आज मैं आपको बता चाहता हूँ कि आपको मतलब खुद में ही द्वंद्व होने लगेगा। मतलब द्वंद्व का मतलब है आप खुद ही दार्शनिक टाइप के हो जाओगे। मतलब मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, जो हम कार्य करते हैं, जो हम कृत्य कर रहे हैं, क्या वो बाकायदा सही है या गलत है, या नैतिकता के तौर पर सही है या भगवान की इच्छा के तौर पर सही है। वो कृत्य जो हम करते हैं क्या वो सही है या गलत है, यानी नैतिकता के निर्धारित तत्वों में हमें मिलेंगे। यानी कि नैतिकता के निर्धारित तत्व 6 होते हैं। सबसे पहला आता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जिस परिस्थिति में वो मूल्य हो रहा है वो लेकिन आज बेन है। जिस प्रकार देखो, सोचो, सती प्रथा और बाल विवाह उस समय मध्यकालीन भारत में ये क्या एक आदर्श मानी जाती है, लेकिन आज क्या है प्रतिबंब है। उसी प्रकार कर्ता के अनुसार ही मूल्य बदल जाते हैं। दूसरी बात है कृत्य, यानी कि किया गया कार्य, कौन सा किया गया कार्य जो गलत है या सही है। जिस प्रकार एक उदाहरण से समझाओ, एक व्यक्ति ने चोरी की, किसके घर में, उस अमीर आदमी के घर में जिसने घोटाले कर धन कमाया, तो उस व्यक्ति का चोरी करना गलत नहीं है जितना कि उस अमीर आदमी के घोटाले करना जितना गलत है। यानी कि चोरी करने वाला व्यक्ति अनैतिक नहीं है, बल्कि वो घोटाले करने वाला अमीर आदमी अनैतिक है। इसलिए चोरी करना, जिस परिस्थिति में जिसने गरीबी से तंग आकर चोरी की, वो अनैतिक कार्य नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी परिस्थिति के अनुसार किए और उसने अमीरी बनने के लिए घोटाले किए। उस प्रकार वो व्यक्ति अनैतिक होता है अमीरी बनाना, बल्कि ना कि वो चोरी करने वाला। इसलिए चोरी, उसने जिस चोरी की वो नैतिक है, और जिस प्रकार अमीर आदमी ने घोटाले किए हैं वो क्या अनैतिक है। दूसरी चीज़ आती है इरादा। जिस प्रकार हमारा इरादा क्या, हमारी सोच क्या है। एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आईएएस कौन बनता है। आईएएस वो बनता है जिसके इरादे अच्छे और नैतिकता के बंधन, यानी कि नैतिकता की अच्छी सोच होनी चाहिए। बल्कि सक्सेस वही होते हैं जो ना कि नैतिकता की किताब पढ़े हुए, बल्कि सक्सेस वही होते हैं जिन्होंने नैतिकता को अच्छी तरह से पी लिए, यानी कि सोच लिए, अच्छी तरह से समझ लिए वो नैतिक। यानी कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आईएएस बनने से बेहतर है कि एक सामान्य व्यक्ति और नैतिक व्यक्ति आईएएस बने, ना कि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति यदि अनैतिक और बुरा है तो वो पूरे अपनी इंटेलिजेंटता, मतलब अपनी बुद्धि पूरे करप्शन में लगा देगा। यानी कि करप्शन का मतलब है कि पूरे समाज और सरकार को खा जाएगा। और एक सामान्य व्यक्ति जिसने नैतिकता के बारे में थोड़ी सी भी समझ हो और वो आईएएस बना, तो वो अपनी पूरी शक्ति समाज के उत्थान में लगा देगा। इसलिए आईएएस बनने के लिए ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं, आपको नैतिक शास्त्र के साथ साथ प्रशासनिक का ज्ञान होना चाहिए, वही आईएएस बन सकता है। तो अगली चीज़ आती है इरादा। इरादा का मतलब है कि जो कृत्य हम कर रहे हैं वो किस परिस्थिति में कर रहे हैं, वो बाकायदा
गलत है या नहीं है। इरादा कभी कभी तो हम इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कानून की दृष्टि से ये कृत्य क्या है, गलत है। और कभी कभी हम इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हमें शौक होता है गलत होने का। तो उस शौक होने वाले व्यक्ति को गलत होने के तरीके को ठीक करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के है पास पावर है उनके पास, वो अच्छी तरह से उनको ठीक कर देगा। और कभी कभी हम गलत इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कृत्य कानूनी की तौर पर क्या है, गलत है। उसके बाद आता है परिस्थिति, यानी कि हमने ये कृत्य किस परिस्थिति में किया गया। इरादा, कृत्य और कर्ता, इन तीनों पर परिस्थिति का डिपेंड करता है कि हमने ये कृत्य किस परिस्थिति में किया जाता है, क्या ये नैतिक है अनैतिक। मान लो एक हत्या करना अनैतिक है, लेकिन वो हत्या किस परिस्थिति में की गई है, वो नैतिक है या अनैतिक है। जिस प्रकार एक उदाहरण से मान लो आपके घर में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन घर में डाकू घुस गए, तो उस डाकू ने एक बच्ची को किडनैप कर रखा है और बाई चांस संयोग से उनकी पिस्तौल आपके आंगन में मतलब गिर गई और आपको हाथ में लग गई, तो आपके पास वो बंदूक आ गई। फिर उसने उस बच्ची को गले पर चाकू रख के कहा कि आप यदि ये पिस्तौल नहीं गिराओगे तो मैं इसे मार डालूंगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक नैतिक व्यक्ति हो, आप हिंसा नहीं करते हो क्योंकि आप नैतिक है, आप हत्या का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, आप उस डाकू को गोली मार दोगे। लेकिन वो क्या नैतिक है या अनैतिक, वो आपका कृत्य नैतिक होगा क्योंकि आपने जिस परिस्थिति में किया गया वो कृत्य अनैतिक नहीं होता है। जिस परिस्थिति में किया गया है वो नैतिक होता है। जिस प्रकार आपने उस डाकू की हत्या करी, भले ही आप हत्या को अनैतिक मानते हो, लेकिन परिस्थिति इम्पोर्टेंट है। यानी कि जहाँ पर परिस्थिति का संतुलन बना रहता है वहाँ इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार परिस्थिति आपको मतलब मजबूर कर दिया कि उसको गोली चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यदि आप गोली नहीं चलाओगे तो उस बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार परिस्थिति इंपॉर्टेंट करती है कि ये कृत्य किस परिस्थिति में हुआ। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि जो कोई कार्य गलत करता है उसको दोनों साइड से सोचो, एक तरफ से नहीं, ना कि उसे बुरे की तरफ से, ना कि उसे भले की तरफ से, यानी कि बीच का समन्वय मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, मध्यम मार्ग, वो अपना कर देखो। फिर आपकी सोच और आपका दिल और दिमाग सब बदल देगा। इसलिए परिस्थिति इंपॉर्टेंट करती है कि वो कृत्य किस परिस्थिति में किया गया, ना कि आजकल इस दुनिया में कौन बुरा होता है, नथिंग, कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उस परिस्थिति के अनुसार वो ढल जाता है।